Hello everyone, my name is Karishma. I'm an assistant professor and today we are making this video of income tax series. Today's video is going to be on basic concepts of income tax. So basically सबसे पहले हम आपको बता दें कि जो सिलेबस रहने वाला है उस सिलेबस में हम लोग कवर करेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट्स एंड उसकी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लेकर आएंगे MCQs. बेसिक कॉन्सेप्ट्स के अंदर रेजिडेंशियल स्टेटस, ऑल द डेफिनेशंस, टैक्स इंसिडेंस, एग्जेम्प्टेड इनकम, एग्रीकल्चर इनकम. नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग लेकर आएंगे कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम अंडर वेरियस हेड्स लाइक इनकम फ्रॉम सैलरीज, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी. सो सारे हेड्स से हम लोग इनकम का टैक्सेशन किस तरह से करना है वो सारा टैक्सेबल इनकम का कंप्यूटेशन हम लोग सीखेंगे. देन डिडक्शन फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम, assessment of individuals and clubbing of income, international taxation, corporate tax planning, deduction and collection of tax at source, that means TDS, advance payment of tax, e-filing of income tax returns. सो बेसिकली मैंने अभी आपको सिलेबस बताया जिसके ऊपर हम लोग इनकम टैक्स सीरीज़ में वीडियोस बनाएंगे और MCQs भी हम लोग अलग अलग वीडियोस में लेकर आएंगे. So today's topic is basics of income tax और आज के टॉपिक्स में मैं आपको बता दूं जो क्वेश्चंस एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो पूछे जाते हैं उसके अंदर डेफिनेशन एंड देयर रिस्पेक्टिव सेक्शंस. जो डेफिनेशंस होती हैं और उनके क्या क्या सेक्शंस होते हैं जो MCQs में बेसिकली आजकल जो पेपर पैटर्न है जिसमें अक्सर MCQs में ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं और पूछ लिया जाता है कि अगर पर्सन की डेफिनेशन है तो वो किस सेक्शन में है, असेसी की डेफिनेशन है तो वो किस सेक्शन में है, असेसमेंट ईयर, प्रीवियस ईयर, इनकम एट्सेट्रा. हम लोग सबकी डेफिनेशन समझेंगे. हम लोग समझेंगे कि इनका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है और उनकी डेफिनेशंस के सेक्शंस हम लोग चार्जिंग सेक्शन समझेंगे. देन नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम एंड टैक्स लाइबिलिटी. हम ये जानेंगे कि टोटल इनकम में से हम टैक्सेबल इनकम किस तरह से निकालते हैं और टैक्स लाइबिलिटी हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं. इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है व्हेन इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर इज़ असेसेबल इन प्रीवियस ईयर इटसेल्फ. जब हम डेफिनेशंस पढ़ेंगे उसके बाद हम लोग इस चीज़ को समझेंगे कि प्रीवियस ईयर की जो इनकम है उसको प्रीवियस ईयर में ही कब टैक्सेबल किया जाता है. तो वो कौन कौन सी कंडीशंस होती हैं जिसके अंदर हम प्रीवियस ईयर की इनकम पर टैक्स हमें प्रीवियस ईयर में ही देना पड़ता है. देन हम लोग जानेंगे सरचार्ज, सेस, इंटरेस्ट, पेनल्टीज़ एंड इनकम टैक्स. सो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को विथ हम समझते हैं सबसे पहले डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस. सो बेसिकली टैक्स जो है वो दो तरह के होते हैं, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स. डायरेक्ट टैक्स क्या होता है? डायरेक्ट टैक्स का मतलब है कि जब इंसिडेंस एंड इम्पैक्ट सेम पर्सन पर फॉल करता है दैट इज़ कॉल्ड डायरेक्ट टैक्स. अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, मिस सुनीता कोई हैं जो जॉब करती हैं और उनकी सैलरी पूरे साल में 12 महीने में मिलाकर 4 लाख रुपए है. तो दिस इज़ हर टोटल इनकम. 4 लाख रुपए साल के ये उनकी टोटल इनकम है. क्या यही उनकी टैक्सेबल इनकम है? तो टोटल इनकम में से टैक्सेबल इनकम को कैलकुलेट करना और टैक्सेबल इनकम में से टैक्स लाइबिलिटी को कैलकुलेट करना. ठीक है, जब हमने टैक्स लाइबिलिटी मान लीजिए हमने माना कि 4 लाख रुपए उनकी टोटल इनकम है, उसमें से 2.5 लाख हमने मान लिया एग्जेम्प्ट है, तो बचा कितना? 1.5 लाख रुपए. 1.5 लाख रुपए के ऊपर हमें उनकी टैक्स कैलकुलेट करना है. तो टैक्स लाइबिलिटी अब 1.5 लाख पर जितना भी टैक्स बनेगा वो टैक्स किसको पे करना है? सुनीता जी को ही पे करना है. तो उससे क्या समझ आता है कि जो टैक्स लाइबिलिटी है वो सेम पर्सन पर फॉल कर रही है. सुनीता ही जो पर्सन है उसी वही इंसिडेंस है और उन्हीं पर इम्पैक्ट आ रहा है. तो जो सेम पर्सन को टैक्स पे करना है दैट इज़ डायरेक्ट टैक्स, जिसका एग्जांपल हम बहुत ही सिंपल वे में लेते हैं इनकम टैक्स. इनकम टैक्स, द टैक्स of which incidence and impact fall on the same person is known as direct tax such as income tax. On the other hand, अगर हम बात करें indirect tax की, tax of which incidence and impact fall on two different persons is known as indirect tax such as GST. इसका एग्जाम्पल हम समझते हैं क्योंकि इसमें इम्पैक्ट इंसिडेंस किसी और पर है, इम्पैक्ट किसी और पर है. एक कोई मोबाइल डीलर है जिनसे आप मोबाइल ख़रीदने जाते हैं. 10,000 रुपये का मोबाइल है और 18% GST है.
10,000 रुपये का मोबाइल आपने खरीदा, उन्होंने बिल बनाया 18% GST लगाकर, 10,000 प्लस 1,800 रुपये, 11,800 रुपये। मोबाइल की रेट थी 10,000 रुपये, लेकिन आपको पे करने पड़े 11,800 रुपये। ये 1,800 रुपये पे आप कर रहे हैं, लेकिन इसको जमा कौन करवा रहा है? डीलर, है ना। तो इसमें इंसिडेंस किसके ऊपर है? किसी और के ऊपर। इम्पैक्ट किसी और के ऊपर, ठीक है। क्योंकि और ये इनडायरेक्ट टैक्स इस तरह से क्यों बनाए गए? मान लीजिए किसी ने रिचार्ज करवाया, जब हम लोग रिचार्ज करवाने जाते हैं वहाँ पर भी हमें GST पे करना पड़ता है, वहाँ पर भी हमें इनडायरेक्ट टैक्सेस पे करने पड़ते हैं। लेकिन गवर्नमेंट हर गली मोहल्ले के इंसान से हर एक छोटी छोटी चीज़ के ऊपर टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकती, इसलिए डीलर्स या जिनसे हम ख़रीदते हैं तो वो हमारी तरफ से टैक्स पे करते हैं। सो हम डिफरेंस समझ गए कि डायरेक्ट टैक्स में इंसिडेंस एंड इम्पैक्ट सेम पर्सन पर होता है, एंड इनडायरेक्ट टैक्स में इंसिडेंस एंड इम्पैक्ट टू डिफरेंट पर्सनालिटीज़ पर होता है। सो जैसे GST, सो GST इज़ एन इनडायरेक्ट टैक्स। सो अगर हम इसमें देखेंगे, डायरेक्ट टैक्स में टैक्स रिकवर किससे किया जाता है? डायरेक्टली फ्रॉम द असेसी, और वही टैक्स को बियर करता है। वहीं अगर हम बात करें इनडायरेक्ट टैक्स की, सो टैक्स इज रिकवर्ड फ्रॉम द असेसी हु पासेस सच बर्डन टू अनदर पर्सन। जैसे कि मैंने मोबाइल डीलर का आप लोगों को एग्जांपल दिया, तो मोबाइल डीलर क्या कर रहा है? अपना बर्डन किसी और पर शिफ्ट कर रहा है। जो आपने 11,800 रुपये में मोबाइल ख़रीदा, तो ये कंज्यूमर्स के द्वारा बॉन्ड किए जाते हैं, लेकिन पे कौन कर रहा है आपके बिहाफ पर? डीलर। सो ये डिफरेंस है, इसको हम डिफरेंस वे में अलग तरीके से समझेंगे। सो डायरेक्ट टैक्स के जो पॉइंट्स हैं वो है कि इंसिडेंस एंड इम्पैक्ट फॉल ऑन द सेम पर्सन, और इनडायरेक्ट टैक्स में हम देखेंगे इंसिडेंस एंड इम्पैक्ट फॉल ऑन टू डिफरेंट पर्सन्स। डायरेक्ट टैक्स में असेसी हिमसेल्फ बियर सच टैक्सेस, असेसी को खुद वो टैक्सेस पे करने पड़ेंगे, जो कि मैंने आपको भी एग्जांपल दिया सुनीता जी का। 4 लाख रुपए उनकी इनकम थी, हमने 2.5 लाख एग्जेम्प्ट मान ली, तो वो 4 लाख उनकी टोटल इनकम थी, 2.5 लाख हमने एग्जेम्प्टेड इनकम मान ली। 1.5 लाख जो टैक्सेबल इनकम है, उस 1.5 लाख पर जो टैक्स बनेगा वो खुद सुनीता जी पे करेंगी, है ना। सो असेसी हिमसेल्फ बियर्स द टैक्सेस, जिसमें सुनीता जी खुद टैक्स पे करेंगी और टैक्स लाइबिलिटी भी उन्हीं पर थी। और नेक्स्ट जो हम इनडायरेक्ट टैक्स में देखेंगे, टैक्स इज रिकवर्ड फ्रॉम द असेसी, असेसी से टैक्स रिकवर किया जा रहा है, who passes such burden to another person, thus it does not pinch the taxpayer। जो कि हमने कहा कि असेसी, जैसे मैंने आपको मोबाइल वाला एग्जांपल दिया, मोबाइल में डीलर ने 11,800 आप लोगों से लिए, लेकिन वो 1,800 रुपये का बर्डन उसने आप पर पास किया, और वो 1,800 रुपये आपके बिहाफ पर डीलर ने पे किए। डायरेक्ट टैक्स जो है वो लेवीड ऑन इनकम, डायरेक्ट टैक्स जो है, जैसे मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया था, सुनीता जी की इनकम पर लगा था वो टैक्स, सो इट इज़ लेवीड ऑन इनकम। और इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो लेवी किया जाता है इनकम पर नहीं, गुड्स एंड सर्विसेज पर। आपने रिचार्ज करवाया, आपने ये सर्विसेज ली, आपने कहीं पर मोबाइल ख़रीदा है, आपने कोई और चीज़ ख़रीदी है, तो उसके ऊपर जो टैक्स लगेगा दैट इज़ इनडायरेक्ट टैक्स। सो डायरेक्ट टैक्स के एग्जांपल में हमने सबसे सिंपल एग्जांपल लिया इनकम टैक्स, और इनडायरेक्ट टैक्सेस के अंदर GST, कस्टम्स ड्यूटी एंड ऑल। नेक्स्ट हम देखेंगे बेसिक प्रिंसिपल फॉर चार्जिंग इनकम टैक्स। सेक्शन इसका याद रखने की ज़रूरत है, सेक्शन इज़ सेक्शन 4। सो बेसिक प्रिंसिपल्स फॉर चार्जिंग ऑफ इनकम टैक्स चार्ज करने का बेसिक प्रिंसिपल है। इसके अंदर ये कहा जाता है कि जो प्रीवियस ईयर की इनकम है किसी भी पर्सन की, उसको नेक्स्ट असेसमेंट ईयर में उसके ऊपर टैक्स पे किया जाता है। अब टैक्स किस तरह से पे किया जाता है? रेट ऑफ टैक्स इज एप्लीकेबल एज स्पेसिफाइड बाय एनुअल फाइनेंस एक्ट दैट ईयर। हर साल जो बजट पास होता है, हर साल जो बजट आता है, उस बजट में जो एप्लीकेबल रेट्स होती हैं और जो चेंजेस होते हैं, उस अकॉर्डिंग हमें टैक्स पे करना पड़ता है पिछले साल का, प्रीवियस ईयर का, और वो हम पे कब करते हैं? असेसमेंट ईयर में। हम इन डेफिनेशंस को समझेंगे, व्हाट इज़ प्रीवियस ईयर एंड व्हाट इज़ असेसमेंट ईयर। नेक्स्ट इज इन रिस्पेक्ट ऑफ इनकम चार्जेबल टू टैक्स शैल बी डिडक्टेड एट सोर्स और पेड इन एडवांस। चार्जिंग सेक्शन के अंदर हम देख रहे हैं कि हमें कभी कभी डिडक्टेड एट सोर्स, लाइक आपको TDS भी पे करना पड़ता है, या कभी कभी जब हमारी टैक्स लाइबिलिटी ज़्यादा होती है तो हमें एडवांस टैक्स भी पे करना पड़ता है, जहाँ कहीं जो एप्लीकेबल होता है।
सेक्शन 4 इज़ अ चार्जिंग सेक्शन। सेक्शन 4 के अकॉर्डिंग ही हमें चार्ज करना पड़ता है और इस सेक्शन को कहा जाता है इनकम टैक्स का बैकबोन। क्वेश्चन अगर कभी एमसीक्यू में आ जाए कि विच सेक्शन इज़ द बैकबोन ऑफ इनकम टैक्स, सो सेक्शन 4 इज़ द बैकबोन ऑफ इनकम टैक्स। ओके, अब हम आए हैं डेफिनेशंस पर। सो असेसमेंट ईयर, अब हम डेफिनेशन जानेंगे असेसमेंट ईयर की। असेसमेंट ईयर की डेफिनेशन आती है सेक्शन 2 सबसेक्शन 9। ये इम्पॉर्टेंट है जानना क्योंकि एग्ज़ाम में क्वेश्चंस एमसीक्यूज़ में आ सकते हैं कि असेसमेंट डेफिनेशन ऑफ असेसमेंट ईयर किस सेक्शन में आती है। सो सेक्शन 2 सबसेक्शन 9। असेसमेंट ईयर का क्या मतलब है? असेसमेंट ईयर मीन्स जो प्रीवियस ईयर था उसके जस्ट बाद वाला जो साल है, दैट इज़ असेसमेंट ईयर। इनको दो पार्ट में क्यों डिवाइड किया गया? क्योंकि मैंने 1 अप्रैल 2020 से लेकर 31 मार्च 2021 तक जितनी भी इनकम अर्न की है वो मैं अगले साल तो असेस कर सकती हूँ, कैलकुलेट कर सकती हूँ कि यस मैंने टोटल 10 लाख रुपए कमाए हैं। उस 10 लाख रुपए पर मुझे जब अपनी टैक्सेबल इनकम और टैक्स लाइबिलिटी कैलकुलेट करनी है तो वो मैं नेक्स्ट ईयर कर सकती हूँ। सो जिस ईयर में हमने पैसा अर्न किया है, जिस ईयर में इनकम अर्न की है, दैट ईयर इज़ कॉल्ड प्रीवियस ईयर। और जिसमें हम उस अर्न इनकम से टैक्स लाइबिलिटी कैलकुलेट कर रहे हैं, दैट ईयर इज़ कॉल्ड असेसमेंट ईयर। सो असेसमेंट ईयर जो है दैट इज़ अ पीरियड ऑफ 12 मंथ्स कमेंसिंग ऑन फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल। 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च, टोटल 12 महीने। इट इज़ द ईयर जस्ट आफ्टर प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर के जस्ट बाद वाला जो साल है दैट इज़ कॉल्ड असेसमेंट ईयर। ड्यूरेशन 12 महीने। अब इसका क्या रिलेशन है प्रीवियस ईयर के साथ? सो इट फॉल्स इमीडिएटली आफ्टर द प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर के जस्ट बाद जो साल आएगा दैट इज कॉल्ड असेसमेंट ईयर। इसका पर्पस क्या है? नाउ पर्पस इज इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर इज असेस्ड एंड टैक्सेबल इन इमीडिएटली फॉलोइंग असेसमेंट ईयर। प्रीवियस ईयर की इनकम को हम असेसमेंट ईयर में असेस करते हैं। जैसे कि 2021-22 एक साल है, 2021-22, उसमें हम क्या कर सकते हैं? पिछले साल की इनकम को असेस कर सकते हैं, टैक्स लाइबिलिटी निकाल सकते हैं। प्रीवियस ईयर, अब हम जानेंगे डेफिनेशन प्रीवियस ईयर की। प्रीवियस ईयर, असेसमेंट ईयर हमने जस्ट अभी समझा। असेसमेंट ईयर इज व्हाट? सेक्शन 2 सबसेक्शन 9। प्रीवियस ईयर इज सेक्शन 3। Previous year means the financial year immediately preceding the assessment year. Assessment year से just पहले वाला साल कहलाएगा previous year. The year in which income is earned is known as previous year. जिस साल में income हमने earn की है वो कहलाएगा previous year. और next year जिसमें हम उस income को assess कर रहे हैं that is called assessment year. So it is mandatory for all the assessee to following financial year. ये कंपल्शन है, ये मैंडेटरी है कि आपको जब टैक्स लाइबिलिटीज़ और टैक्स पे करना है तो असेसीज़ के लिए जिस साल को फॉलो करना है, जिस तरह से फॉलो करना है वो ये है कि 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक आपको फॉलो करना है इनकम टैक्स के पर्पज़ के लिए। अब हम इसमें एक पॉइंट देखेंगे, डिटर्मिनेशन ऑफ फर्स्ट प्रीवियस ईयर इन केस ऑफ न्यूली सेटअप बिजनेस और प्रोफेशन और फॉर अ न्यू सोर्स ऑफ इनकम। मान लीजिए हम पहले साल की इनकम की बात कर रहे हैं, अगले साल से तो प्रीवियस ईयर भी हमारा 12 महीने का होगा और असेसमेंट ईयर भी हमारा 12 महीने का होगा। लेकिन उस केस में क्या, जब किसी ने बिज़नेस ही 31 अक्टूबर को स्टार्ट किया है या मिड ऑफ द ईयर किसी भी डेट को स्टार्ट किया है, क्योंकि कोई ज़रूरी नहीं है कि हर इंसान 1 अप्रैल से ही बिज़नेस को स्टार्ट करेगा। सो कोई भी बिज़नेस अगर आपने स्टार्ट किया है, कोई भी न्यू आपकी अर्निंग्स और इनकम, क्योंकि उसके लिए हम लोग 1 अप्रैल की डेट को फिक्स नहीं रख सकते। तो इसके अंदर एक पॉइंट इम्पॉर्टेंट ये है कि असेसमेंट ईयर तो हमेशा 12 महीने का होगा क्योंकि वो तो नेक्स्ट ईयर है। लेकिन प्रीवियस ईयर जब हम पहली बार कोई प्रोफेशन या कोई नई इनकम स्टार्ट करते हैं तो वो 12 महीने से कम हो सकता है। सो बिजनेस और प्रोफेशन बीइंग न्यूली सेटअप, तो इसके अंदर क्या है कि बिगिनिंग विद द डेट ऑफ सेटिंग अप ऑफ द बिजनेस एंड एंडिंग ऑन 31 मार्च ऑफ दैट फाइनेंशियल ईयर। जैसे कि मान लीजिए हमने स्टार्ट किया है 1 दिसंबर से किसी बिजनेस को, तो 1 दिसंबर से लेकर 31 मार्च तक हमारा रह जाएगा वो प्रीवियस ईयर। लेकिन हमारा असेसमेंट ईयर तो क्या होगा? पूरा 1 साल कवर करेगा। और अगर कोई नई इनकम भी आप
नई एग्जिस्टेंस में आ रही है आपकी कोई नई इनकम, तो बिगिनिंग विद द डेट ऑन विच न्यू सोर्स ऑफ इनकम कम्स इन टू एग्जिस्टेंस एंड एंडिंग ऑन 31st मार्च ऑफ दैट फाइनेंशियल ईयर। सो बेसिकली इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट और ध्यान रखने वाली बात यह है कि द फर्स्ट प्रीवियस ईयर मे बी अ पीरियड ऑफ लेस देन 12 मंथ्स। जब पहला प्रीवियस ईयर होगा, जब आपने कोई बिजनेस स्टार्ट किया है, कोई प्रोफेशन स्टार्ट किया है, कोई नई अर्निंग स्टार्ट की है, तो वो 12 महीने से कम का हो सकता है। एंड नेक्स्ट एंड सब्सिक्वेंट प्रीवियस ईयर शेल ऑलवेज बी ऑफ 12 मंथ्स, है ना, वो हमेशा 12 महीने के होंगे। सो असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर की डेफिनेशंस हम लोग समझ चुके हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन है असेसी, दैट इज सेक्शन 2 सबसेक्शन 7। अब पर्सन, अब असेसी कौन होगा? असेसी वो जो इनकम टैक्स पे कर रहा है। कोई ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ वो इनकम टैक्स पे कर रहा है इसीलिए असेसी है। कभी ऐसा होता है किसी के ऊपर कोई पेनल्टी लग गई है, किसी और तरीके से उसके ऊपर कोई चार्जेस लग गए हैं, तो वो भी असेसी कहलाता है। सो अ पर्सन बाय हुम एनी टैक्स और एनी अदर सम ऑफ मनी दैट इज़ पेनल्टी और इंटरेस्ट इज़ पेबल अंडर दिस एक्ट, तो वो भी असेसी कहलाएगा। एवरी पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ हुम एनी प्रोसीडिंग अंडर दिस एक्ट, इनकम टैक्स के अंदर उसके ऊपर कोई भी कार्रवाई की जाए तो वो असेसी की डेफिनेशन में फॉल करते हैं। अ पर्सन हु इज़ असेसिबल इन रिस्पेक्ट ऑफ इनकम टैक्स और लॉस ऑफ अनदर पर्सन। सो असेसी की डेफिनेशन आएगी सेक्शन 2 सबसेक्शन 7। अब हम एक इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन की तरफ मूव कर रहे हैं। इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है पर्सन। पर्सन को लेकर हमेशा ये मुझे लगता है भ्रांतियाँ रहती है कि पर्सन दैट मीन्स एन इंडिविजुअल पर्सन लाइक मी, लाइक यू ऑल। हम ये सोचें कि जैसे कोई सुनीता जी, जिनका एग्जाम्पल मैंने दिया था, कि सिर्फ वही पर्सन है, क्योंकि हम लोग आम भाषा में ये कहते हैं। बट इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो पर्सन की डेफिनेशन में सिर्फ इंडिविजुअल्स ही फॉल नहीं करते। सो इस डेफिनेशन जो है वो सेक्शन 2 सबसेक्शन 31, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन। सो पर्सन की डेफिनेशन आएगी सेक्शन 2 सबसेक्शन 31 और इसके अंदर इंक्लूडिंग है एन इंडिविजुअल, सबसे पहले लाइक मी एंड यू, मैंने आपको बताया, और दूसरा जो भी लोग जैसे मिस्टर एक्स, मिस्टर राम, श्याम, सब लोग इंडिविजुअल हैं और वो पर्सन कहलाएंगे। इसके साथ ही so the term person includes the following. First is individual, the second is a Hindu undivided family, HUF। HUF जो हम लोग सुनते हैं, मतलब ये है कि किसी का कोई हिंदू परिवार है जिनका कोई बहुत पुराना बिजनेस है, वो सब लोग जिस बिजनेस को मिलकर चलाते हैं वो लोग कहलाते हैं HUF, और वो भी किसके अंदर फॉल करते हैं? पर्सन की डेफिनेशन में। अ कंपनी वेदर प्राइवेट और पब्लिक, अ फर्म, पार्टनरशिप फर्म, एसोसिएशन ऑफ पर्सन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट। अभी एसोसिएशन ऑफ पर्सन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल क्या होता है? एसोसिएशन ऑफ पर्सन मीन्स, पर्सन की डेफिनेशन में हम देख रहे हैं कि कंपनी भी है, फर्म भी है, इंडिविजुअल भी है, लोकल अथॉरिटी भी है, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन भी है। सो अगर हम एसोसिएशन ऑफ पर्सन AOP की बात करें तो इसके अंदर इंडिविजुअल भी आ गया है। मान लीजिए किसी ने एक एसोसिएशन बनाया है, उसके अंदर कंपनी भी आएगी, उसके अंदर HUF भी आएगा, उसके अंदर फर्म भी आएगी, तो ये सारे लोग उसके अंदर हो सकते हैं। बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स मीन्स लाइक मिस्टर राम, श्याम एंड सुनीता जी, इन लोगों ने कोई बिजनेस स्टार्ट किया है और उस चीज़ को हम कह सकते हैं कि बॉडी ऑफ इंडिविजुअल है, क्योंकि इंडिविजुअल्स मीन ये सब इंडिविजुअल पर्सनैलिटीज़। ओके, सो दैट इज़ कॉल्ड बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। नेक्स्ट इज लोकल अथॉरिटी, वो भी पर्सन की डेफिनेशन में फॉल करेंगी, एंड एवरी आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। ये हुई पर्सन की डेफिनेशन। सो हम इसको थोड़े एग्जांपल्स के साथ समझते हैं। इंडिविजुअल मतलब एक लिविंग ह्यूमन बीइंग, जैसे मिस्टर राव हो गए, मिस सुनैना हो गई। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, जैसा कि मैंने आपको बताया, एक जॉइंट फैमिली हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग जो अपना पुराना बिजनेस कैरी ऑन कर रहे हैं, जो अपना पुराना बिजनेस चला रहे हैं और उनका खुद का फैमिली बिजनेस है, जैसे शर्मा एंड सन्स HUF और ABC HUF। फर्म जिसमें सोल प्रोप्राइटरी फर्म भी हो सकती है, पार्टनरशिप फर्म भी हो सकती हैं, कंपनी पब्लिक और प्राइवेट हो सकती है, ठीक है। एसोसिएशन पर्सन, जो मैंने आपको बताया कि पर्सन की डेफिनेशन में जितने भी कैटेगरीज फॉल कर रही हैं उन सब का एक एसोसिएशन। या बॉडी ऑफ इंडिविजुअल में मैंने आप लोगों को बताया कि बॉडी ऑफ इंडिविजुअल में स्पेसिफिकली मिस्टर राम, सुनैना जी और ये सब जो इंडिविजुअल्स हैं वो सारे बॉडी ऑफ इंडिविजुअल में आएंगे। लोकल अथॉरिटी में क्या आ सकता है? म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, काउंसिल, ग्राम पंचायत, ये सारी चीज़ें जो हैं, ये सारी जो बॉडीज़ हैं, ये सब लोकल अथॉरिटी में
एंड आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन जो कि जैसे यूनिवर्सिटीज़ हैं, डाइटीज़ है, ये सब आएंगे आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन में। अब जैसे कभी कभी क्वेश्चन आता है कि जयपुर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है, अब वो आपसे कहेंगे कि इनका क्या स्टेटस है। एमसीक्यूज में आपके पास हो सकता है मे बी जयपुर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन लिखा है तो मे बी इट इज़ अ कंपनी, इंडिविजुअल है, एचयूएफ है, या लोकल अथॉरिटी है, या आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन है। तो हमें ये स्टेटस पता होना ज़रूरी है कि हम इसको कैसे डिटरमाइन करेंगे। सो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि जयपुर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन लोकल अथॉरिटी, कमर्शियल बैंक लिमिटेड। अब ये बैंक लिमिटेड इज़ व्हाट? इट्स अ कंपनी। मिस्टर शाहरुख खान, ही इज़ एन इंडिविजुअल। शाहरुख खान कॉरपोरेशन लिमिटेड, इट्स अ कंपनी। जॉइंट फैमिली ऑफ श्री मनोज, श्रीमती मनोज एंड देयर सन्स राम एंड लक्ष्मण, ये क्या है? बिकॉज जॉइंट फैमिली है, एचयूएफ, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। देन राजस्थान यूनिवर्सिटी, जो कि मैंने आपको बताया यूनिवर्सिटीज़ किस कैटेगरी में फॉल करेगी? आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। ए एंड बी हु आर लीगल हायर्स ऑफ सी। अब यहाँ पे ए इंडिविजुअल है, बी इज इंडिविजुअल एंड दे आर लीगल हायर्स ऑफ सी. C is also individual. So now what is it? It is body of individual. Next is sole proprietorship business. Sole proprietorship business is individual and partnership business is a firm. Okay. नेक्स्ट टॉपिक जो हमें कवर करना है इसके अंदर, दैट इज व्हेन इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर इज असेसिबल इन प्रीवियस ईयर इटसेल्फ। हम ये समझते आए, जब हम डेफिनेशन समझ रहे थे तब हमने देखा कि प्रीवियस ईयर जिस ईयर में हमने इनकम अर्न की है, और असेसमेंट ईयर जिसमें हम असेस करके टैक्स लाइबिलिटी जो हमारी बनी है हम वो टैक्स पे करेंगे। लेकिन ऐसे कौन से केसेस हैं, वो कौन सी सिचुएशंस हैं, वो कौन सी कंडीशंस हैं जब हमें प्रीवियस ईयर की इनकम को प्रीवियस ईयर में ही पे करना है, या प्रीवियस ईयर की इनकम को हमें टैक्स उसका प्रीवियस ईयर में ही पे करना है। तो ऐसे कुछ केसेस हैं, वो हम समझते हैं। इनकम ऑफ अ नॉन रेजिडेंट, ऐसा पर्सन जो कि नॉन रेजिडेंट है और उसका शिपिंग बिजनेस है। शिपिंग बिजनेस है दैट मीन्स हो सकता है वो वापस ना आए, एंड शिपिंग बिजनेस है तो हम लोग क्या करेंगे, ऐसे एसएससी का सेक्शन 172 में कहा गया है कि उसको उसकी प्रीवियस ईयर की इनकम के लिए प्रीवियस ईयर में ही टैक्स देना है। नेक्स्ट इज इनकम ऑफ अ पर्सन हु इज़ लीविंग इंडिया ईदर परमानेंटली और फॉर अ लॉन्ग पीरियड। ऐसा इंसान, ऐसा पर्सन जो कि इंडिया को या तो परमानेंटली छोड़कर जा रहा है या फिर एक बहुत ही लंबे समय के लिए जा रहा है। सेक्शन 174 इसमें कहा गया है कि वो इंसान को इंडिया छोड़ने से पहले क्या करना पड़ेगा, प्रीवियस ईयर में जितनी भी टैक्स लाइबिलिटी है उसको पे करनी है। इनकम ऑफ बॉडीज फॉर्म्ड फॉर अ शॉर्ट ड्यूरेशन, एक छोटे समय के लिए कोई भी कॉरपोरेशन, कोई भी बॉडी, मतलब कोई भी पर्सन ने अपना बिजनेस स्टार्ट किया है बहुत कम समय के लिए, सेक्शन 174A के अकॉर्डिंग उसको उसी साल में टैक्स पे करना ज़रूरी है। नेक्स्ट इज इनकम ऑफ अ पर्सन हु इज़ लाइकली टू ट्रांसफर प्रॉपर्टी टू अवॉइड टैक्स। टैक्स अवॉइड करने के चक्कर में कोई अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करना चाह रहा है, उस पर्सन को भी सेम प्रीवियस ईयर में अपनी इनकम के ऊपर टैक्स देना पड़ेगा, सेक्शन 175। नेक्स्ट इज़ इनकम ऑफ डिसकंटिन्यूड बिजनेस। डिसकंटिन्यूड बिजनेस वो बिजनेस जो साल के बीच में बंद हो गया है और उसके ऊपर भी आपको उसी साल में टैक्स पे करने पड़ेगा, सेक्शन 176। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है राउंडिंग ऑफ टोटल इनकम। आपको इनकम को कैसे राउंड ऑफ करना है। मैंने आपको कहा था कि किसी की इनकम 4 लाख है और उसमें से हमने 2.5 लाख को एग्जेम्प्ट मान लिया और 1.5 लाख के ऊपर हम लोगों को टैक्स पे करना है। ज़रूरी नहीं है कि हमेशा बिल्कुल राउंड ऑफ हमें अमाउंट मिलेगा कि 4 लाख इनकम है, 1.5 लाख। कभी कभी हमें इनकम मिलती है 41,645, कभी कभी मिलती है कि 52,335। जब इस तरह की इनकम होगी तो हम इसको राउंड ऑफ कैसे करेंगे। सो राउंड ऑफ का कॉन्सेप्ट, सबसे पहले हम इसका हम सेक्शन देखते हैं। सेक्शन इज सेक्शन 288A। सो द टोटल इनकम जो कि हम कंप्यूट कर रहे हैं, टोटल इनकम जो हमने कंप्यूट की है, मान लीजिए 1.5 लाख, और उसके ऊपर हम अपनी टोटल इनकम को राउंड ऑफ कैसे करेंगे, तो हमें कैसे करना है उसको, नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ 10। जैसे यहाँ पर आपको एग्जाम्पल दिख रहा है, सबसे पहले तो पैसा जो भी होता है ना, पीछे का पॉइंट में जो अमाउंट आ रहा है उसको तो हमें बिल्कुल ही इग्नोर कर देना है। और 1 to 10 की काउंटिंग में अगर 5 से पहले का नंबर है तो आप क्या कर लेंगे, 0 काउंट कर लेंगे, और 5 के बाद का है दैट मीन्स आप क्या करेंगे, जैसे एग्जाम्पल हम ले यहाँ पर
अगर किसी की टोटल इनकम है वो 41,645 है, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, अगर आप इसको राउंड करेंगे, राउंड ऑफ करेंगे, 645 को आप क्या कर देंगे 650, इवन 646 भी होता, 646 भी होता, तब भी हम क्या कर देते 650। लेकिन अगर ये होता 41,644 या 43 या 42, तो हम लोग क्या कर देते उसको 640 कर देते। तो हम इसको राउंड ऑफ क्या करेंगे, नियरेस्ट 10 में राउंड ऑफ कर देंगे। और एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, 51,264 को हमने कैसे राउंड ऑफ किया, 264 को हमने 260 कर दिया, है ना, क्योंकि 4 था। अगर ये 266 होता तो हम लोग इसको 70 कर देते, 270। नेक्स्ट है 71,357, 71,357, इसको हम क्या कर देंगे 57 को 60 कर देंगे, नियरेस्ट 10 में हम इसको राउंड ऑफ कर देंगे। तो ये राउंडिंग ऑफ का जो सेक्शन हमने पढ़ा ये टोटल इनकम के ऊपर है, और टोटल इनकम का सेक्शन क्या है, सेक्शन 288A। अब यहाँ पर है राउंडिंग ऑफ टैक्स, राउंडिंग ऑफ टैक्स, आपको राउंड ऑफ टैक्स को करना है। तो अभी जो हमने सेक्शन पढ़ा था वो था 288A, और टैक्स का क्या है 288B। अब टैक्स की जब बात हो रही है, हम टैक्स को कैलकुलेट करेंगे तो बेसिक देखा जाए तो वो तो जनरली किस में आता है, पॉइंट्स में ही आता है। तो पॉइंट को तो आपको क्या करना है, इग्नोर कर देना है, पैसों से तो हमें बिल्कुल भी काम नहीं है। पीछे के जो 0.25, 2, 1, 2 जो भी अमाउंट आए उसको आपको बिल्कुल ही इग्नोर कर देना है। इवन आपको टैक्स को भी क्या करना है, राउंड ऑफ टू नियरेस्ट 10 में राउंड ऑफ करना है। जो आप एग्जाम्पल्स यहाँ पर दे सकते हैं, जो सेम हमने समझा है वही इसमें कॉन्सेप्ट काम करेगा। पैसे को आप इग्नोर कर दीजिए, और 86 है तो 90 कर दिया, 79 है तो 80 कर दिया, 54 है तो 50 कर दिया, 92 है तो 90 कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट सेक्शन हम पढ़ेंगे इनकम। इनकम का सेक्शन है सेक्शन 224, कैश वर्सेस काइंड। अब इनकम हमारी बहुत तरह की होती है, इनकम की डेफिनेशन के अंदर बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो हमें समझने ज़रूरी है। कैश और काइंड, वो इनकम जो हमें कैश में मिले वो कैश इनकम। काइंड मतलब आपको किसी ने गिफ्ट दे दिया तो वो चीज़ें क्या कहलाएगी, काइंड में कहलाएगी। नॉशनल इनकम, अब नॉशनल इनकम क्या होगी, कोई ट्रांजैक्शन जो इनकम एक्चुअली है ही नहीं। जैसे मैंने अपने एक ही डिपार्टमेंट से अपने किसी दूसरे डिपार्टमेंट को कोई सामान बेचा, डिपार्टमेंट तो मेरा ही है, तो जो प्रॉफिट हुआ वो मुझे ही हुआ ना, एक्चुअल में देखा जाए तो वो कोई प्रॉफिट नहीं है। तो नॉशनल इनकम क्या है कि हम खुद ही को सामान बेच के, मान लीजिए मैं ही सेलर हूँ और मैं ही अपने आप से सामान खरीद लूँ, तो क्या वो प्रॉफिट हुआ, दैट इज़ नॉट इनकम ना, तो ये नॉशनल इनकम है। सो अ पर्सन कैन नॉट मेक प्रॉफिट आउट ऑफ ट्रांजैक्शन विथ हिमसेल्फ। मैं खुद के साथ कोई ट्रांजैक्शन करके उसको अपनी इनकम डिक्लेयर नहीं कर सकती, तो दैट इज़ कॉल्ड नॉशनल इनकम। अब हम नेक्स्ट समझेंगे सोर्स ऑफ इनकम। सोर्स ऑफ इनकम, सोर्स कोई भी हो सकता है, सैलरी हो सकती है, मे बी आपका परमानेंट सोर्स हो सकता है, एंड टेम्प्रेरी सोर्स भी हो सकता है। सोर्स कभी आपको किसी बहुत ही ऐसे ही किसी के साथ काम करने से पैसा मिल गया, टेम्प्रेरी है। परमानेंट आपकी जॉब है तो उससे आपको जो सैलरी मिल रही है वो आपका परमानेंट सोर्स है। सो सोर्स ऑफ इनकम परमानेंट और टेम्प्रेरी कुछ भी हो सकता है। इवन लॉस को भी हम इनकम की डेफिनेशन में इसलिए ले रहे हैं क्योंकि इनकम ऑल्सो इंक्लूड्स नेगेटिव इनकम, दैट इज़ कॉल्ड नेगेटिव इनकम। नेक्स्ट है डिस्प्यूटेड इनकम। डिस्प्यूटेड इनकम में हम हेड नहीं पता कर पा रहे हैं या टाइटल नहीं पता कर पा रहे हैं कि ये किसके हैंड में, किसके हाथों में टैक्सेबल है ना। सो इन केस ऑफ डिस्प्यूट रिगार्डिंग द टाइटल ऑफ इनकम, असेसमेंट ऑफ इनकम कैन नॉट बी विथहेल्ड एंड सच इनकम नॉर्मली बी टैक्स्ड इन द हैंड्स ऑफ रिसिपिएंट। तो इस केस में हम क्या करते हैं कि जिसके हाथ में है तुम ही टैक्स दे दो भैया, है ना। नेक्स्ट है पिन मनी। पिन मनी का मतलब होता है कि एक हस्बैंड जो अपनी बीवी को खर्चों के लिए जो पैसे देता है, अगर वो उस पैसों को बचा कर एक बहुत बड़ा अमाउंट कर ले, या वो जो सेविंग्स करके उस पैसे को बचा ले, दैट इज़ कॉल्ड पिन मनी। सो पिन मनी इज़ मनी रिसीव्ड बाय वाइफ फॉर हर पर्सनल एक्सपेंसेस, उसके पर्सनल एक्सपेंसेस, और उससे वो जो स्मॉल सेविंग्स करती है और हाउस होल्ड एक्सपेंसेस करती है, वो पिन मनी कहलाती है। अगर वो उस पिन मनी से कोई इन्वेस्टमेंट करती है और उसके ऊपर कोई उसको इनकम होती है तो वो ज़रूर टैक्सेबल होती है, अदरवाइज पिन मनी इज़ नॉट टैक्सेबल। तो वाइफ के हाथों में जो पिन मनी होती है वो टैक्सेबल नहीं होती है। एंड डबल टैक्सेशन मीन्स सेम इनकम कैन नॉट बी टैक्स ट्वाइस। कोई भी इनकम जो कि एक बार टैक्सेबल हो चुकी है वो दूसरी बार टैक्सेबल नहीं होगी, तो दैट इज़ कॉल्ड डबल टैक्सेशन। ओके, नेक्स्ट हम समझेंगे हेड्स ऑफ इनकम। हेड्स ऑफ इनकम सेक्शन 14,
नाउ अकॉर्डिंग टू सेक्शन 14, अगर हम इसको समझे तो ऑल इनकम ऑफ अ पर्सन शैल बी क्लासिफाइड अंडर 5 हेड्स. हमारे पास 5 हेड्स है. फर्स्ट इज सैलरीज, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी. सैलरी जो हमें सैलरी से इनकम मिलती है, हाउस प्रॉपर्टी रेंट और हाउस को बेचने से, या जिस भी तरह से हमें इनकम मिलेगी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी. प्रॉफिट्स एंड गेन ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन, बिजनेस और प्रोफेशन से जो हमें इनकम अराइज हो रही है, कैपिटल गेन एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज. नाउ इसके अंदर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ समझने की है कि जो इनकम एक हेड में टैक्सेबल हो चुकी है, वो दूसरे हेड में हम लोग नहीं टैक्सेबल कर सकते. नेक्स्ट है डिस्टिंग्विश बिटवीन हेड्स ऑफ इनकम एंड सोर्स ऑफ इनकम. हेड्स ऑफ इनकम क्या है और सोर्स ऑफ इनकम क्या है, और इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है. सो टोटल हम समझें कि अभी हमने जो देखा कि टोटल 5 हेड्स हैं, है ना. 5 हेड्स है जहाँ से हमको इनकम अराइज होती है. सो जहाँ से हम लोग इनकम जनरेट करते हैं, और लेकिन सोर्सेज इनकम को अराइज करने के बहुत सारे हो सकते हैं. देयर कैन बी अ लॉट ऑफ वेरियस सोर्सेज फॉर इनकम. इन द सेम हेड ऑफ इनकम देयर मे बी वेरियस सोर्सेज ऑफ इनकम. जैसे अगर मैं कहूँ कि ये हेड है इनकम ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, लेकिन हाउस प्रॉपर्टी में हमें रेंट से भी इनकम हो सकती है, हमें और भी तरीके से इनकम हो सकती है. तो इसके अंदर वेरियस सोर्सेज हाउस प्रॉपर्टी में हो सकते हैं. इनकम फ्रॉम सैलरीज में भी बहुत सारे सोर्सेज हो सकते हैं. इनकम कैपिटल गेन अदर सोर्सेज में हमारे पास हेड्स ऑफ इनकम तो 5 है, बट सोर्सेज ऑफ इनकम आर वेरियस, है ना, बहुत सारे हैं. द सोर्सेज ऑफ इनकम डिसाइड्स अंडर विच हेड इनकम शैल बी टैक्सेबल. सो सोर्सेज ऑफ इनकम से हम ये डिसाइड करेंगे कि किस हेड में हमारी इनकम टैक्सेबल होने वाली है. एंड आर नेक्स्ट पॉइंट विच इज़ आर लास्ट पॉइंट इज़ ग्रॉस टोटल इनकम. ये आप देख लीजिए कि हम लोग किस तरीके से कैलकुलेशन करते हैं. सेक्शन इज़ ग्रॉस टोटल इनकम का सेक्शन है सेक्शन 80B सब सेक्शन 5. अब इसके अंदर हम लिखते हैं सबसे पहले सैलरीज से. आप ये समझिए कि सैलरी से अगर किसी को कुछ इनकम हुई है तो सैलरी वाली लिखेंगे. उसके साथ ही उनका कोई घर है जो उन्होंने किराए पे दे रखा है, उससे उनको जो इनकम हो रही है वो हाउस प्रॉपर्टी में लिखेंगे. प्रॉफिट एंड गेन ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन, किसी प्रोफेशन या किसी और दूसरे काम से उनको जो इनकम हुई है वो हम प्रॉफिट एंड गेन ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन इस हेड में लिखेंगे. कैपिटल गेन, उन्होंने कोई चीज़ बेची है, कोई अपनी प्रॉपर्टी बेची है और उससे जो उन्हें गेन हुआ है वो हम लोग कैपिटल गेन्स में लिखेंगे. और उसके अलावा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज. दिस इज़ ग्रॉस टोटल इनकम. जो हम 5 हेड्स की बात कर रहे थे, ये वो 5 हेड्स हैं, और उससे ग्रॉस टोटल इनकम हम लोग कैलकुलेट करेंगे. एंड देन डिडक्शंस होते हैं बहुत सारे सेक्शन 80C से लेकर 80U तक, और फिर जो निकल कर आती है वो होती है हमारी टोटल इनकम. टोटल इनकम में जो डिडक्शंस हमने कर लिए, अब इसके बाद बेसिकली देखा जाए तो टैक्सेबल इनकम, और उस टैक्सेबल इनकम से हम लोग निकालते हैं टैक्स लायबिलिटी. सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, जो कि हमने बेसिक्स ऑफ इनकम टैक्स में पढ़ा. इसके MCQs हम लोग नेक्स्ट पार्ट में आप लोगों के साथ शेयर करेंगे. थैंक यू फॉर वॉचिंग.